नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम वाष्पोत्सर्जन के बारे में अध्ययन करेंगे। वाष्पोत्सर्जन पौधे हम सभी जानते हैं कि अपने मूल तंत्र द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करते हैं और मूल द्वारा अवशोषित ये जल पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचा जाता है। इस अवशोषित जल का केवल थोड़ा सा भाग ही पादप की वृद्धि व अन्य जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है तथा शेष जल पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में त्यागना अर्थात जल का वाष्प के रूप में ह्रास होने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। अगर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को हम एक प्रयोग द्वारा समझना चाहें तो आप एक सिंचित गमले को लेते हैं और उस गमले को हम है जो पॉलीथीन के द्वारा पैक कर लेते हैं ताकि गमले के अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी से है जो किसी प्रकार की जल हानि न हो। अब हम इसको एक बेल जार से गमले को ढक देते हैं और बेल जार की सतह को है जो मोम इत्यादि से पैक कर लेते हैं ताकि जल हानि है जो सीधी बाहर की तरफ ना हो। अब गमले को कुछ समय के लिए धूप में छोड़ देते हैं और बाद में हम देखते हैं कि बेल जार की जो भीतरी सतह है वहां पर आपको जल की बूंदें दिखाई देती है। यह जल की बूंदें पत्तियों से वाष्पोषण के द्वारा ह्रास होने वाली जल की जो वाष्प होती है वो वाष्प बेल जार की भीतरी सतह पर संघनित होकर बूंदों के रूप में जमा हो जाती है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि पौधों के वायवीय भागों से जल का ह्रास वाष्प के रूप में होता है और इसे ही हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब है वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, यानी पौधों में वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला है पर्णीय अथवा रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, यानी पौधे की पर्ण के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन। और पर्ण में भी मुख्य भाग क्या होता है कि पर्ण की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र जिसे हम रंध्र कहते हैं, उन रंध्रों के द्वारा है जो जल की हानि होती है जिसे हम रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये एक पर्ण है और पर्ण के अंतर्गत जो ये रंध्र है, इन रंध्रों से जब जल वाष्प के रूप में है जो बाहर निकलता है तो इसे हम रंध्रीय या पर्णीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और दूसरा जो है वह है क्यूटिक्युलर या एपिडर्मल वाष्पोत्सर्जन। हम सभी जानते हैं कि पौधों में जो बाह्य त्वचा होती है उस बाह्य त्वचा की बाहर की तरफ एक अन्य परत होती है जो स्पेशली मरुदभिदी पौधों के अंदर पाई जाती है, जो क्यूटिकल की लेयर होती है। इस क्यूटिकल की लेयर मोटी परत होती है, लेकिन कुछ भागों पर जहाँ पर क्यूटिकल परत कटी फटी या पतली होती है वहाँ से है जो ये जल हानि के लिए पारदर्शी हो जाती है और जल का वाष्प के रूप में ह्रास होता है। तो जब क्यूटिकल की परत या एपिडर्मल सेल्स के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है तो इस प्रकार की जल हानि को हम क्यूटिकुलर या एपिडर्मल वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तीसरा जो वाष्पोत्सर्जन का प्रकार है वो है वातरंध्री वाष्पोत्सर्जन। काष्ठीय तनों की छाल पर अनेक विशिष्ट प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें वातरंध्र कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो आपको एक वातरंध्र दिखाया गया है, ये आपकी कॉर्क है और ये है जो एक इसकी एपिडर्मिस, फटी हुई एपिडर्मिस है। इसमें अंतरकोशिक अवकाशों युक्त मर्द की कोशिकाएं उपस्थित होती है, यानी मर्द कोशिकाएं हैं, इनके बीच में अंतरकोशिक अवकाश पाए जाते हैं और इन कोशिकाओं से जल वाष्प के रूप में धीरे धीरे बाह्य वातावरण में विसर्जित होता था। यानी इन अंतरकोशिकीय अवकाशों से होते हुए जल इन कोशिकाओं की सतह से होते हुए और बाहर वातावरण की ओर है जो वाष्पीकृत होता रहता है। इससे
यानी वातरंध्रों के द्वारा जो जल की हानि होती है, तो इस प्रकार के वाष्पोत्सर्जन को हम वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रंध्रीय उपकरण। हम सभी जानते हैं कि पत्तियों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं, और रंध्रों के माध्यम से ही पर्ण में गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके साथ साथ पर्ण की अन्य कोशिकाओं का बाह्य वातावरण से जो संपर्क होता है वो भी इन रंध्रों के माध्यम से ही होता है। रंध्र का जो छिद्र होता है वो लगभग 3 से 12 माइक्रोन चौड़ा और तथा लगभग 10 से 40 माइक्रोन लंबा होता है। प्रत्येक रंध्र जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एक आपका रंध्र है, ठीक है ना। प्रत्येक रंध्र 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं जो कि अर्धचंद्राकार होती है द्वारा घिरा रहता है। ये देखो आपका एक रंध्र है, और ये रंध्र 2 अर्धचंद्राकार कोशिकाओं से घिरा हुआ है जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं, रक्षक कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं। कुछ एक बीजपत्री पौधों में द्वार कोशिकाएं डंबल शेप्ड होती है। द्वार कोशिकाएं शेष अन्य एपिडर्मल कोशिकाओं से भिन्न आकार की विशिष्ट कोशिकाओं से घिरी रहती है जिन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। जो आप देख रहे हो अन्य बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से ये भिन्न आकृति की होती है, ठीक है ना। और ये जो कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती है, और सहायक कोशिकाएं इन द्वार कोशिकाओं को घेरे हुई होती है। द्वार कोशिकाओं के अंदर छिद्र की और जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, और बाहर की तरफ जो भित्ति होती है वो पतली होती है, जो इन रंध्रों के खुलने और बंद होने में सहायक होती है। द्वार कोशिकाओं के अंदर केंद्रक, कोशिकाद्रव्य तथा हरित लवक उपस्थित होते हैं। रंध्र जो है वो जनरली पौधों के अंदर हम देखते हैं कि दिन के समय खुलते हैं और रात के समय बंद होते हैं। ये एक प्रकार का सामान्य रंध्र की संरचना है। और रंध्रीय जब उपकरण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत रंध्रीय छिद्र, द्वार कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं तथा सब स्टोमेटल कैविटी यानी उपरंध्रीय गुहा, जिसके अंतर्गत रंध्र है जो पर्ण के अंदर खुलते हैं। ये सब मिलकर के रंध्रीय उपकरण का निर्माण करते हैं। अब पौधों में पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्रों के वितरण के आधार पर रंध्र कई प्रकार के होते हैं। पहला है सेब तथा शहतूत प्रकार के रंध्र। ये रंध्र पर्ण की केवल निचली सतह पर उपस्थित होते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो बरगद, शहतूत, आलू प्रकार के रंध्रों के अंतर्गत ये रंध्र दोनों सतहों पर उपस्थित परंतु निचली सतह पर ऊपरी सतह की तुलना में अधिक होते हैं, और इस प्रकार की पत्तियां उभयरंध्री कहलाती है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो आलू, टमाटर, मटर आदि। इसी प्रकार पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्र लगभग समान संख्या में उपस्थित होते हैं। उदाहरण के रूप में गेहूं, जौ, जई आदि। वाटर लिली प्रकार ये रंध्र केवल ऊपरी सतह पर ही पाए जाते हैं, और इस प्रकार की पत्तियां अधिरंध्री कहलाती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो जलोद्भिद पादपों के अंतर्गत निम्फिया, विक्टोरिया आदि। पोटेमोजिटोन प्रकार, इस प्रकार के रंध्र सामान्यतः अनुपस्थित या कार्यविहीन होते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो पोटेमोजिटोन, वेलिसिनेरिया तथा अन्य कई जलोद्भिदों की जल निमग्न जातियां।
अब हम देखते हैं कि रंध्र गति की क्रियाविधि। रंध्र, जो कि हम जानते हैं कि पर्ण के अंदर एक छोटे से छिद्र होते हैं जिनके द्वारा गैसों का विनिमय होता है। अब रंध्र से CO2 जनरली अंदर प्रवेश करती है, जो कि पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा निर्मित ऑक्सीजन रंध्रों के द्वारा बाहर वायुमंडल में विसर्जित की जाती है। यह क्रिया, जो कि गैसों के आदान प्रदान की क्रिया होती है, रंध्रों के खुली हुई अवस्था में होती है, बंद होने पर नहीं होती है। तो रंध्रों की जो दोनों क्रियाएं हैं, है ना, खुला रंध्र और बंद रंध्र, तो रंध्र किस प्रकार से खुलते हैं, किस प्रकार से बंद होते हैं, यहाँ पर आपको रंध्र की दोनों कंडीशन बताई हुई है। पहले वाली कंडीशन में आप देखोगे तो रंध्र आपको खुला हुआ नजर आ रहा है, दूसरी वाली कंडीशन देखोगे आप तो रंध्र है जो बंद है। अब हम इन रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। रंध्रों के खुलने एवं बंद होने के मैकेनिज्म के बारे में कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं। उसके अंतर्गत हम सर्वमान्य सिद्धांतों के अंतर्गत स्टार्च शर्करा अंतर परिवर्तन सिद्धांत के बारे में अध्ययन करते हैं। दिन के समय पर्ण के अंतर्गत जो श्वसन की क्रिया है वो है जो धीमी हो जाती है, और फोटोसिंथेसिस क्रिया है वो बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है उसमें, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि CO2 वो है जो कंज्यूम हो जाती है, और CO2 की कंसेंट्रेशन कंज्यूम होने के कारण घट जाती है। इसके फलस्वरूप पीएच है जो गार्ड सेल के अंदर पीएच है जो बढ़ जाती है। अब पीएच बढ़ने से क्या होगा कि गार्ड सेल्स के अंदर जो स्टार्च है अघुलनशील है, ठीक है ना, जो नाइट के समय में था उसके अंतर्गत, वह दिन के समय में गार्ड सेल्स की पीएच बढ़ने के फलस्वरूप स्टार्च है जो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। शुगर में कन्वर्ट होने के कारण गार्ड सेल्स के अंतर्गत ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है जो बढ़ जाती है, परासरण सांद्रता गार्ड सेल्स की बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप परासरण सांद्रता बढ़ने के फलस्वरूप अंतःपरासरण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा गार्ड सेल्स के समीप स्थित सब्सिडरी सेल्स और उनके पास में स्थित अन्य एपिडर्मल सेल से जल गार्ड सेल्स के अंदर प्रवेश करता है, और गार्ड सेल्स है जो स्फीति अवस्था में आ जाती है, और रंध्र है जो ओपन हो जाते हैं। तो ये एक जो रंध्रों के ओपन होने की प्रक्रिया है। अब रंध्र किस प्रकार से बंद होते हैं, जो कि हम देखते हैं जनरली नाइट के समय होता है, तो वो प्रक्रिया बिल्कुल इसके विपरीत होती है। अब देखो आप कि नाइट के समय की जब बात करते हो तो इसमें क्या होता है कि पत्ती के अंदर जो दिन में गार्ड सेल्स के अंदर क्या बनता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान शुगर का निर्माण होता है। अब जब रात होती है तो उस समय क्या होता है कि रेस्पिरेशन है जो बढ़ जाता है और फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा सा एक गलत दिया हुआ है, नहीं, रेस्पिरेशन है जो की गति बढ़ जाती है और फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज नहीं है, बढ़ जाती है, और जो आपकी पीएच है वो है जो डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज होने से गार्ड सेल्स के अंदर एसिडिक पीएच हो जाती है, और एसिडिक पीएच पर दिन के समय जो फोटोसिंथेसिस के कारण गार्ड सेल्स में स्टार्च इनसोल्यूबल शुगर थी वो है जो इनसोल्यूबल शुगर अर्थात स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, और जिसके फलस्वरूप
ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है गार्ड सेल का, वो कम हो जाता है, और पराग सांद्रता कम होने से एक्सोऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जल है जो गार्ड सेल से बाहर चला जाता है और कोशिका है जो स्रत हो जाती है, और पोर अर्थात रंध्र है जो बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शर्करा का स्टार्च में और स्टार्च का शर्करा में अंतर परिवर्तन होने से रंध्र है जो बंद और खुलते हैं। स्टार्च जब शर्करा में बदलेगा दिन के समय में तो रंध्र खुलेंगे, और रात के समय में जब शर्करा स्टार्च में परिवर्तित हो जाएगी तो रंध्र बंद हो जाते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है रंध्र गति का, वह सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि दिन के समय में CO2 का फोटोसिंथेसिस में यूज होने के कारण उसकी कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स में कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप मैलिक एसिड गार्ड सेल्स में बनता है, और ये मैलिक एसिड मेलेट और हाइड्रोजन आयनों में टूट जाता है, जिसके फलस्वरूप पोटेशियम आयन है जो गार्ड सेल्स के अंदर प्रवेश करते हैं, और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये है जो गार्ड सेल से बाहर है जो चले जाते हैं, यानी आयन एक्सचेंज के रूप में पोटेशियम इनसाइड और हाइड्रोजन आउटसाइड। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयनों के अंदर आने से और मेलेट आयन पहले से ही है, इन दोनों आयनों की उपस्थिति के कारण गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप एंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, और एंडोऑस्मोसिस के फलस्वरूप जल के अणुओं का गार्ड सेल्स में मूवमेंट होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिका है जो ट्रगीड हो जाती है और स्टोमेटा है जो ओपन हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग डे टाइम अर्थात दिन के समय में रंध्र इस प्रकार से ओपन हो जाते हैं। अब है जो हम देखते हैं कि रात के समय में इसके विपरीत होता है, अर्थात CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसलिए जो CO2 का यूज नहीं हो पाता, जिसके फलस्वरूप गार्ड सेल्स में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और साथ ही साथ कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होता है, pH है जो डिक्रीज हो जाती है, और एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है, जो क्या करता है पोटेशियम आयन के एक्सचेंज को बंद कर देता है, रोक देता है, और मेलेट आयन जो गार्ड सेल्स के अंदर है वो साइटोप्लाज्म के साथ में कंबाइन होकर के हाइड्रोजन आयन के साथ में, जो साइटोप्लाज्म के अंदर हाइड्रोजन आयन है उनके साथ में जो ये मेलेट आयन जुड़ करके मेलिक एसिड बना देते हैं, और बाद में पोटेशियम आयन पुनः है जो गार्ड सेल से बाहर अन्य कोशिकाओं में चले जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है गार्ड सेल्स का, वो है जो कम हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप एक्सोऑस्मोसिस की क्रिया होती है, जिसके कारण गार्ड सेल्स से जल के अणु अन्य कोशिकाओं में बाहर की तरफ चले जाते हैं, और गार्ड सेल है जो फ्लैसिड अर्थात श्लथ हो जाती है, और स्टोमेटा है जो बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सक्रिय पोटेशियम आयन जब गार्ड कोशिकाओं में आते हैं तो उसका अंदर एक्सोऑस्मोसिस क्रिया के फलस्वरूप रंध्र खुल जाते हैं, और जब सक्रिय पोटेशियम आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा गार्ड सेल्स से बाहर चले जाते हैं तो गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक पोटेंशियल गिर जाता है, जिसके फलस्वरूप एक्सोऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, और रंध्र है जो बंद हो जाते हैं। अब है कि रंध्र गति को प्रभावित करने वाले कारक। रंध्र गति को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं रंध्र गति CO2 सांद्रता के संदर्भ में। CO2 सांद्रता के संदर्भ में बात करते हैं सबसे पहले प्रकाश। जैसा कि प्रमाणित हो चुका है कि CO2 सांद्रता रंध्र गति को नियंत्रित करती है।
CO2 की सांद्रता अधिक होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण में उपभोग होने पर अर्थात सांद्रता कम होने पर रंध्र खुल जाते हैं। CO2 सांद्रता कम होने पर रंध्र अंधेरे में भी खुले रहते हैं। इसके विपरीत यदि CO2 सांद्रता बढ़ा दी जाए तो रंध्र प्रकाश की उपस्थिति में भी बंद हो जाते हैं। तो प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्ती के वातावरण से CO2 सांद्रता कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप रंध्र खुल जाते हैं, जबकि प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के अभाव में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। दूसरा जो है वो तापमान। कुछ पौधों में 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रकाश उपलब्ध रहने पर भी रंध्र बंद रहते हैं। जैसे ही तापमान में वृद्धि होती है रंध्र खुल जाते हैं, लेकिन उच्च ताप पर पुनः बंद जाते हैं। अत्यधिक कम तथा अत्यधिक उच्च तापमान पर प्रकाश संश्लेषण दर कम होने पर CO2 का संचयन हो जाता है, जिससे रंध्र बंद हो जाते हैं। और अनुकूल ताप पर प्रकाश संश्लेषण के कारण CO2 सांद्रता कम हो जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। जल। कभी कभी अधिक वाष्पोषण की अवस्था में पत्तियों तक पर्याप्त जल नहीं पहुंच पाता है। इसके फलस्वरूप पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में स्फीति समाप्त हो जाती है तथा रंध्र आंशिक या पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं। अब रंध्र गति CO2 सांद्रता से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र। प्रकाश प्रेरित खुलना। अनेक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों में CO2 सांद्रता को कम किए बिना प्रकाश प्रेरित रंध्रों के खुलने का अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत विल्सन ने 1957 में अपने प्रयोग में पाया कि स्वीट पोटैटो की क्लोरोफिल रहित पत्तियों में नीले प्रकाश में रंध्र खुल जाते हैं, जबकि ये पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के अभाव में CO2 सांद्रता को कम नहीं कर पाती। नीला प्रकाश संभवतः स्टार्च के अपघटन में सहायक होता है। ताप प्रेरित खुलना। कुछ पादप जातियों में तापमान बढ़ने पर दोपहर के समय रंध्र बंद हो जाते हैं। इसके विपरीत कुछ वैज्ञानिकों ने तापमान प्रेरित रंध्रों को खुलना भी प्रदर्शित किया है। अब है वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। उसके अंतर्गत सबसे पहले है बाह्य कारक। बाह्य कारकों में प्रकाश। प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है, क्योंकि अधिकतर पादपों में प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं तथा अनुपस्थिति में बंद हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि प्रकाश पत्ती के तापमान को बढ़ाता है, जो कि प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ने पर पर्णमध्यतक कोशिकाओं से जल का अधिक वाष्पीकरण होता है। इसके अतिरिक्त उच्च प्रकाश तीव्रता प्लाज्मा कला की पारगम्यता को भी बढ़ाती है, जिससे जल आसानी से कोशिकाओं से बाह्य वातावरण में विस्तृत हो जाता है। तापमान। तापमान वाष्पोत्सर्जन की दर को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। तापमान बढ़ने पर वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता कम हो जाती है, इसके फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि हो जाती है। और जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है, पत्ती के अंदर तथा बाह्य वातावरण के बीच में वाष्प दाब न्यूनता बढ़ जाती है, वाष्पोत्सर्जन की दर और तेज हो जाती है। वायुमंडलीय आर्द्रता। वाष्पोत्सर्जन की दर प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता पर निर्भर करती है। पत्ती के आंतरिक ऊतकों में वायु जल वाष्प से संतृप्त अवस्था में होती है, जबकि वायुमंडल में यह असंतृप्त अवस्था में होती है। इस प्रकार पत्ती के अंदर तथा बाह्य वातावरण में जल वाष्प दाब का अंतर पाया जाता है, जिसे हम जल वाष्प दाब न्यूनता कहते हैं। और वाष्प दाब न्यूनता की प्रवणता जितनी अधिक होती है, जल वाष्प का पत्ती से बाह्य वायुमंडल में विसरण भी उतनी तेजी से होता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाती है। वायु प्रवाह वाष्पोत्सर्जन की दर को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। वायु की गति तेज होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि पत्तियों के बाह्य वातावरण से वायु जल वाष्प को उड़ा ले जाती है, जिससे पत्ती के वातावरण में अपेक्षित आर्द्रता कम हो जाती है, डीपीडी बढ़ जाता है। इस प्रकार डीपीडी बढ़ने पर पत्ती से तेजी से जल वाष्प बाह्य वातावरण में प्रवेश करने लगती है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब में कमी होने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप जल का पत्तियों से विसरण तेज हो जाता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन दर बढ़ जाती है। जल की उपलब्धता। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर पर्याप्त मात्रा में जल की अवशोषण पर निर्भर करती है। यदि पादप के मूल सिरे पर जल की मात्रा कम होती है तो वाष्पोत्सर्जन दर भी स्वतः कम हो जाती है। पादप द्वारा जल अवशोषण दर विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जैसे मृदा में उपलब्ध जल, मृदा ताप, मृदा वायु तथा लवणों की सांद्रता आदि। मृदा के ये सभी कारक जल अवशोषण की दर को प्रभावित करते हैं तथा अप्रत्यक्ष रूप से वाष्पोत्सर्जन को भी प्रभावित करते हैं। रसायनों का छिड़काव। रसायनों के छिड़काव से पर्ण कोशिकाओं तथा क्यूटिकल की पारगम्यता प्रभावित होती है। जैसे बोर्डियोक्स मिश्रण के छिड़काव से पत्ती का तापमान बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि हो जाती है।
प्रति वाष्पोत्सर्जक अर्थात एंटी ट्रांसपेरेंट पदार्थों के छिड़काव से वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारकों के अंतर्गत सबसे पहला है पर्ण सतह का क्षेत्रफल। वाष्पोत्सर्जन दर का सीधा संबंध वाष्पोत्सर्जन करने वाले अंग के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन अंग का क्षेत्रफल होगा उतनी अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा, जिसमें पत्ती का क्षेत्रफल, पुष्प, फलों व शाकीय भागों का क्षेत्रफल महत्वपूर्ण है। और इन सभी भागों में पर्ण का क्षेत्रफल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और जिन पौधों में पर्ण क्षेत्रफल अधिक होता है उनके अंदर वाष्पोत्सर्जन भी अधिक मात्रा में होता है। रंध्र आवृत्ति, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रंध्रों की संख्या रंध्र आवृत्ति कहलाती है। पत्तियों में जितनी अधिक रंध्र आवृत्ति का मान होगा वाष्पोत्सर्जन की दर भी उतनी अधिक होगी। पर्ण दिक् विन्यास, आपतित सूर्य किरणों के संदर्भ में पत्ती का विन्यास भी वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। यदि आपतित किरणें पत्ती के लंबवत हो तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है। इसके विपरीत पत्तियों का दिक् विन्यास आपतित किरण के समकोण पर हो तो पत्ती का तापमान कम बढ़ता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम होती है। पर्ण संरचना, कुछ पौधे वाष्पोत्सर्जन के प्रति अनुकूलित होते हैं, जैसे पत्तियों के छोटे आकार का होना अथवा सूच्याकार होना, कांटों में रूपांतरित होना, पत्तियों पर मोटी क्यूटिकल की परत पाया जाना, रंध्रों का धंसे हुई स्थिति में होना तथा पत्तियों का वलित होना आदि, ये सभी लक्षण वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। मूल प्ररोह अनुपात, मूल प्ररोह अनुपात कम होने पर वाष्पोत्सर्जन दर भी कम होती है तथा अधिक अनुपात होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर भी अधिक होती है। इसलिए छोटे पादप जो होते हैं वो उच्च मूल प्ररोह अनुपात, प्रति इकाई पर्ण क्षेत्रफल अधिक जल का आहार करते हैं। इसके विपरीत बड़े पादप निम्न मूल प्ररोह अनुपात, प्रति इकाई क्षेत्रफल कम जल का आहार करते हैं। बिंदु स्राव, बिंदु स्राव जो है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्गरस्टीन ने किया था। पत्तियों के जो सीमांत सिरे हैं, मार्जिन, इन सीमांत सिरों से, किनारों से जल का बूंदों के रूप में जो स्राव होता है, सिक्रेशन होता है, उसको हम बिंदु स्राव या गट्टेसन कहते हैं। बिंदु स्राव की यह क्रिया सामान्यतः शाकीय पादपों में पाई जाती है, लेकिन अब तक यह कई सारे पौधों के अंतर्गत देखी गई है। उदाहरण के रूप में हम बात करें तो अरबी, आलू, टमाटर, ब्रायोफिलम, कुकुरबिटेसी, पोएसी कुल के कई सारे पादप। बिंदु स्राव सामान्यतः प्रातःकाल के समय इसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। पत्तियों पर जल बूंदे पत्ती की शिराओं के अंत पर है जो हमें दिखाई देती है, और यहां से है जो ये जल बूंदें जो स्रावित होती है, इसे हम बिंदु स्राव की घटना कहते हैं। बिंदु स्राव के द्वारा जो स्रावित जल है वह शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि इसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के सॉल्यूट्स है जो मौजूद रहते हैं। ये जो पत्तियों के उपांत सिरों पर जो जल की बूंदे हमें प्रातःकाल में देखने को मिलती है, इन उपांत सिरों पर विशिष्ट प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम जल रंध्र कहते हैं। जल रंध्र के शीर्ष पर एक छिद्र होता है जिसे हम जल छिद्र कहते हैं। अब हम इसको है जो एक जल रंध्र की संरचना के द्वारा समझते हैं। यहां पर आपको एक जल रंध्र दिखाया गया है, और ये इसका जो ऊपरी सिरा, जो खुला सिरा होता है, जो हमेशा खुला रहता है, उसको हम जल छिद्र कहते हैं। और इस जल छिद्र को परिबद्ध करने वाली कोशिकाएं, जिनको द्वार कोशिकाएं कहते हैं, इनमें द्वार कोशिकाओं में कोई गति नहीं होती है तथा जल रंध्र हमेशा खुले रहते हैं।
जल छिद्र भीतर की ओर एक कैविटीज में खुलता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। इस कैविटी को हम रंध्रीय गुहा कहते हैं। और इस गुहा के नीचे मर्दत्व की कोशिकाओं, जो कि ढीली व्यवस्थित होती है, एक समूह पाया जाता है जिसे हम एपिथेम सेल्स कहते हैं। और एपिथेम कोशिकाएं जो होती है, पर्ण की शिरा की जाइलम वाहिकाओं के अंतस्थ सिरों पर संपर्क में रहती है। और ये वहाँ सघन रूप से इन पर्ण शिराओं के जाइलम वाहिकाओं के जो अंतिम सिरे हैं उन पर है जो ये व्यवस्थित रहती है। और वाष्पोत्सर्जन दर कम तथा अवशोषण दर अधिक होने पर सामान्यतः प्रातः काल में देखने को मिलता है, जाइलम वाहिकाओं में मूल दाब उत्पन्न हो जाता है। ये जो जाइलम वाहिका हैं इनके अंतर्गत मूल दाब उत्पन्न हो जाता है। और मूल दाब के फलस्वरूप जल वाहिकाओं से, इन वाहिकाओं से इन वाहिकाओं से है जो एपिथेम कोशिकाओं जो पास में जो लूजली अरेंज्ड है सघन रूप से और लूज है, इन कोशिकाओं को स्थानांतरित हो जाता है तथा सेचुरेटेड एपिथेम कोशिकाएं से जल है जो इस रंध्रीय गुहा में मुक्त हो जाता है। और रंध्रीय गुहाओं के अंतर्गत जल की अधिक मात्रा आने से जल है जो बूंदों के रूप में जल छिद्र से बाहर पर्ण के जो किनारे होते हैं, उपांत सिरे, वहां पर है जो बूंदों के रूप में स्रावित होता है। तो इस घटना को जब ये रंध्रीय गुहिका भर जाती है, जल का बूंदों के रूप में जल छिद्र के द्वारा बाहर निकलने की घटना को हम बिंदु स्राव कहते हैं। धन्यवाद।